यूनिट 1 जो कि है सोर्सेस एंड अप्रोचेस। ओके, उसमें चैप्टर 1 है जो कि आज हम डील करने वाले हैं, वो है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड चैप्टर 2 इज अबाउट द अप्रोचेस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट हिस्टोरियंस और थिंकर्स किन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट आज हम डील करेंगे सोर्सेस के साथ। चैप्टर 1, an abundance of historical material is available for studying India from mid 18th से mid 20th सेंचुरी तक। ओके, सो ये है हमारा मॉडर्न इंडिया। मिड 18 दैट मीन्स 1757। अब हम सोचेंगे कि 1757 ही क्यों। सो 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासे, जो कि माना जाता है कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई थी बैटल ऑफ प्लासे के ज़रिए। और मॉडर्न इंडिया अपने एंड की तरफ आता है मिड 20th सेंचुरी में, दैट मीन्स 1947, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो दिस पीरियड फ्रॉम 1757 टिल 1957 ही कहलाता है मॉडर्न इंडिया। In constructing the history of modern India, priority needs to be given to the archives. अब archives क्या होते हैं? So archives होते हैं collection of historical record. इसमें documents होते हैं और usually ये जो है primary source of history माने जाते हैं। हिस्ट्री में दो तरीके के important source होते हैं, एक तो primary sources और secondary sources। बट जो आर्काइव्स हैं वो प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। इनमें क्या हो सकता है? ये नॉर्मली होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दैट टाइम ने बनाया हो सकता है। ये डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर कोई वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल और कमर्शियल वर्क। बट ये जो आर्काइव्स होते हैं ये यूनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के लिखने का मतलब ये नहीं था कि जो हम आज 2020 में फ्यूचर जनरेशन हिस्ट्री को डिकोड कर सके। नहीं, ये डॉक्यूमेंट अपने पर्पस से लिखे गए थे, जो था रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। बट आज हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है मॉडर्न इंडिया को जानने के लिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये नॉर्मली गवर्नमेंट एजेंसीज़ के हैं, और ये हमें वेरियस लेवल्स पर भी दिखते हैं। जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमें रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करती है वो बहुत ही डिटेल्ड है, और वो नॉर्मली ट्रेडिंग कंडीशंस के बारे में है। अब क्यों ट्रेडिंग कंडीशंस के बारे में है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब EIC दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, कब आई थी? 1600 में जहांगीर के दरबार में। तो उनका मेन पर्पस क्या था? उनका मेन पर्पस था ट्रेड एंड कॉमर्स। वो यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन इवेंचुअली कैसे वो सत्ताधारी बन गए ये हम हमारे आगे के लेसन्स में डेफिनेटली देखेंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं 1600 से 1857 तक, वो बहुत ही अच्छी तरह डिटेल्ड रिकॉर्ड्स है जो हमें भारत को बेहतर तौर पर समझने में मदद करते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन ने टुक ओवर कर लिया, अभी यहाँ पर जो वर्ड है टुक ओवर, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसा कि हमने अभी देखा कि 1600 से 1857 तक जो भारत में शासन चल रहा था वो नॉर्मल था EIC का, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। और जो इफेक्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ठीक है, अब जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रही है तो किसकी पावर किसे जा रही है? सो पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जाएगी क्राउन के पास। अब ये क्राउन कौन है? क्राउन का मतलब है इंग्लैंड के क्राउन के पास जाएगी। पावर पहले किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये पीरियड पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने संभाला, लेकिन रिवोल्ट के बाद जो पावर चली जाएगी वो जाएगी क्राउन को। तो जब क्राउन ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरीके से और बड़े वॉल्यूम के साथ रिकॉर्ड्स मेंटेन करे,
और ये जो रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्टोरियंस को हिस्ट्री को जानने में और ट्रेस करने में और समझने में कि कैसे स्लोली स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट हुआ और जो वो डिसीजंस लिया करते थे, जो डिसीजंस और जो पॉलिसीज़ बनाई जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए या फिर क्राउन के ज़रिए, उसके पीछे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे वो क्यों सर्टेन रूल्स बना रहे थे। तो आज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और उन रिकॉर्ड्स के ज़रिए पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, अच्छा अगर EIC ने ये किया तो उनका इसके पीछे रीज़न क्या था। लेकिन ये तो हमने बात की EIC ऑफ ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की, पर जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के अलावा भी अदर यूरोपियंस भी थे और उनकी भी ईस्ट इंडिया कंपनीज यहाँ पर चलती थी। वो अदर यूरोपियंस कौन थे? पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ के बारे में ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। सबसे पहले इंडिया में कोई यूरोपियन पावर आई तो वो थे पोर्चुगीज़, और पोर्चुगीज़ ही थे जो सबसे अंत में भारत से जाते हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट उनके भी बाद सबसे लास्ट कौन जाता है? पोर्चुगीज़। सो अगर ये क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट टाइम तक इंडिया में किस यूरोपियन पावर ने अपना कब्जा रखा, अपना कंट्रोल रखा, हो सकता है उनका पॉलिटिकली कंट्रोल ना रहा हो पर ट्रेड में वो फिर भी काफ़ी हद तक रहे, वो थे पोर्चुगीज़, पुर्तगाली। देन और यूरोपियन पावर्स थे डच, फ्रेंच, इवन डेन्स भी आते हैं अदर यूरोपियन पावर्स में। इन सब ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आर्काइव मेंटेनेंस में, लेकिन इनके 17वीं और 18वीं सदी के ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं। दे आर प्राइमरली इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए? ऑफकोर्स इकोनॉमिक हिस्ट्री जानने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि वो यहाँ पर आए ही थे ट्रेडिंग पर्पज से, तो जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो मेजॉरिटिवली इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। बट उसके अलावा भी हम बहुत कुछ उनके पॉलिटिकल सेटअप के बारे में उन इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए जान सकते हैं। उसी वक्त के बहुत ही कंटेम्प्रेरी या फिर सेमी कंटेम्प्रेरी वर्क्स भी हमें मिलते हैं, जिनमें हम मेमोइर्स कह सकते हैं या जो बायोग्राफीज लिखी जाती हैं लोगों पर, या कुछ लोग जो ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं खुद की लेखी, या फिर हर वक्त में जो ट्रैवलर्स आते हैं वो अपने जो ट्रैवल अकाउंट लिखते हैं जिसे हम सफ़रनामा भी कहते हैं, वो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें बताता है। वो चीज़ें जो हमें नॉर्मल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ना मिले, हम उसे बहुत छोटी समझते हों, लेकिन जो ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जो बायोग्राफीज और ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं, उसके ज़रिए हमें हिस्ट्री में झांकने का मौका मिलता है। और ये हमें बहुत मिला 18वीं और अर्ली 19वीं सदी में। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, और वो था न्यूज़पेपर और जर्नल्स का आना। और जो लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी है उसमें ये सब बदल चुका था। एंड दे प्रोवाइड वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नो डाउट, अबाउट व्हाट, ऑफ कोर्स, आर इंडियन सोसाइटी। स्पेशली जो 19वीं और 20वीं सदी तक न्यूज़पेपर और जर्नल्स के रोल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज हमें मिलते हैं वो है ओरल एविडेंसेस, मतलब जो लिखे नहीं गए हैं, नॉन रिटन, ये लिखे नहीं गए हैं, ओरल जो हमें ज़बानी लोगों से मिलते हैं, जो स्टोरीज़ के तौर पे हमें मिलती हैं, या फिर जो हमारे क्रिएटिव लिटरेचर हो गया, फॉर एग्जांपल बायोग्राफीज़ हो या मेमोइर्स हो, ये क्रिएटिव लिटरेचर में इतना नहीं आएगा जितना क्रिएटिव लिटरेचर में फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉवेल लिखी गई है या फिर कोई पोएम लिखी गई है या कोई भी अलग फॉर्म ऑफ लिटरेचर लिखा गया है फॉर क्रिएटिविटी पर्पसेस, तो वो इसमें आता है। देन ऑफ कोर्स पेंटिंग, उस वक्त की पेंटिंग हमें बहुत कुछ बताती हैं, नॉट ओनली उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा था बट उनकी कंडीशन क्या थी इन बहुत ही अलग अलग स्फेयर्स में। अब हम देखेंगे कि आर्काइवल मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, मतलब 4 टाइप के नहीं कह सकते, 4 लेवल्स पर होते हैं। जैसे एक आर्काइव है जो हमारा सेंटर मेंटेन करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स होते हैं। देन सेकंड उसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। देन उसके बाद इंटरमीडिएट एंड सब ऑर्डिनेट, जैसे हम कह सकते हैं तालुका या तहसील के लेवल पर।
और चौथे आर्काइव्स जो होते हैं हमारी, वो जुडिशरी, जो हमारी अदालतें हैं वो मेंटेन करती हैं। और इन चार के अलावा एक पांचवी टाइप और कैटेगरी हो सकती है प्राइवेट आर्काइव्स की। अब प्राइवेट आर्काइव्स क्या होंगे? सो ये जो आर्काइव्स होंगे वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मेंटेन किए जाएंगे, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मेंटेन किए जाएंगे। कोई इंडिविजुअल या कोई फैमिली वो अपने पर्सनल आर्काइव्स अगर मेंटेन कर रही हैं तो हम उन्हें प्राइवेट आर्काइव्स कहेंगे। और वन मोर सोर्स जो अवेलेबल है वो है अब्रॉड, यानी जो सोर्सेज इंडिया में राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया में इतनी यूरोपियन पावर्स थी तो उन्होंने कुछ लिखा और वो अपने साथ अपने देश वापस ले गए, तो वो चीज़ें, वो सोर्सेज तो इंडिया के बारे में है बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो होंगे हमारे अब्रॉड के सोर्सेज। ठीक है, सो हम वन बाय वन डील करते हैं। फर्स्ट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्काइव्स हैं, ऑफ कोर्स वो कहाँ पर होंगे? सो द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और मोस्ट ऑफ जो आर्काइव्स हैं हमारे वो वहीं पर हमें मिलते हैं, और वो बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही सच्चे और खरे हैं। अगर हमें हिस्ट्री डिकोड करनी है तो ये आर्काइव्स हमारे लिए बेस्ट फॉर्म हो सकते हैं। देन इसके बाद ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोई एक टॉपिक के बारे में है, ये वराइड एस्पेक्ट यानी बहुत अलग अलग कैटेगरी मॉडर्न इंडिया के बारे में बताते हैं। मतलब वो हमें हमारे सोसाइटी के बारे में बताएंगे, देन कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जो इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, देन कुछ रिकॉर्ड्स हमें हमारे पॉलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसीलिए इसे कहा गया है कि बहुत ही वराइड है, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हमें मिलते हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे नेशनल आर्काइव्स में, ऑफ कोर्स वो वेरियस ग्रुप्स में है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और वो डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब हुआ एज द वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे हमने देखा कि बहुत ही राइटली वो लोग मेंटेन कर रहे थे, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज बना ली थी, जैसे कि पब्लिक या फिर जनरल कैटेगरी। एक होती थी उनकी रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स उनका टैक्सेशन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो उनकी एक कैटेगरी थी। देन एक कैटेगरी हुआ करती थी पॉलिटिकल, देन मिलिट्री के बारे में जानने के लिए एक कैटेगरी थी, देन ऑफकोर्स एक सीक्रेट कैटेगरी थी, देन ऑफ कमर्शियल, कमर्शियल में उनका ट्रेडिंग आ जाएगा और उनके जो मेन पर्पस के लिए वो भारत आए थे। देन उसके बाद एक जुडिशियल और एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी बनाया गया था, और उस वक्त एक डिफरेंट ब्रांच क्रिएट की गई थी फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि उनकी अपकीप बहुत ही अच्छी तरीके से हुई, जो आज भी हम उसे रिफर कर सकते हैं। बट रेवोल्यूशनरी चेंज जो आया विथ रिगार्ड टू आर्काइव्स वो हुआ जेम्स रेनल के साथ। जेम्स रेनल जो हैं वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल बने 1767 में, और उसके साथ ही शुरू हुआ द सर्वे ऑफ इंडिया। सो इससे क्या हुआ कि जो हमारे अननोन रीजन्स थे, जो हमारे भारत के ऐसे इलाके थे जो मैप पर नहीं थे, मतलब उसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, उससे जो इन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया शुरू किया, वो हमारी जो कंट्री है वो बॉर्डरिंग जो लैंड्स हैं उसके बारे में हमें पता चला। और इसके साथ साथ जब वो चीज़ें हो रही थी तो बहुत सारे जर्नल्स और मेमोइर्स भी लिखे गए, जिसकी वजह से जो सर्वेयर्स थे वो टाइम के, वो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देते बल्कि हमें जियोग्राफिकल मैटर्स के बारे में ही बताते हैं, जो साथ ही साथ हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ही बताएंगे ऑफ दैट हिस्टोरिकल पीरियड। अगर हम किसी लैंड को डिस्कवर कर रहे हैं सो ऑफ कोर्स उससे हमें हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस और हमारी जियोग्राफिकल नॉलेज बढ़ेगी, बट वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं हमें उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में ही पता चलेगा, और वो अल्टीमेटली हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएगी। सो ये सब हुआ जेम्स रेनल के साथ। देन जो प्रोसीडिंग्स थी पब्लिक, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की, वो हमें एम्पल ऑफ डेटा, वो हमें बहुत कुछ बताती है अबाउट हमारे सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में, कि जो जुडिशरी में जो केसेस आते थे या फिर जो लॉज, डिफरेंट लॉज बनाए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए, जैसे कि बहुत ही फेमस एक्ट जो 1829 में पास किया गया था जो कहलाता है अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, जिसके ज़रिए सती बैन कर दी गई थी, अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट।
जो 1829 में आया था। इसी तरीके से बहुत सारे लेजिस्लेशन और लॉज लाए गए थे। सो ये सब जो आर्काइव्स है वो हमें ना सिर्फ इनके बारे में बताएंगे बल्कि ये भी कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या था उसके प्रति, और हमें हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट का अप्रोच भी समझ में आएगा कि वो जो जुडिशरी में फैसले कर रहे थे, जो उनके पब्लिक मैटर्स थे या फिर जो लेजिस्लेशन बना रहे थे वो क्यों बना रहे थे और वो क्या थे, और आज हम उसे बेटर इंटरप्रिटेट भी कर पाएंगे। देन गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉलिसीज़ बनाई एजुकेशन के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में। कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ जो बहुत ही फेमस रही और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं है चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच, जिसे कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। देन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट्स लाए गए, उसके ज़रिए आगे हायर स्टडीज़ को एक बूस्ट मिला। देन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो था वो है मैकॉलेज मिनट। ये क्या था? सो मैकॉलेज मिनट के ज़रिए ये तय किया गया था कि भारत में जो एजुकेशन दी जाएगी उसका जो मीडियम होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश होगा। सो इससे इंडिया में इंग्लिश भाषी लोगों की, अंग्रेज़ी भाषी लोगों की और इंग्लिश एडुकेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा बूमिंग हुई और अ लॉट ऑफ पीपल गॉट स्टडीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये थी हमारी वेरियस पॉलिसीज़ ऑफ ऑन एजुकेशन, और ये सब हमें उन आर्काइव्स के ज़रिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मिलता है, और ये सब पार्ट है हमारे सेंट्रल आर्काइव्स का। देन उसके बाद बहुत सारे पेपर्स हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि भारत में नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, और ये हमें ऑफ कोर्स मिलेंगे होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स में। जैसे आज हमारे होम मिनिस्ट्री होती है स्टेट में और सेंटर में, सिमिलरली जो होम डिपार्टमेंट थे उस वक्त वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, और वहाँ पर तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया था जस्ट टू रिकॉर्ड द पॉलिटिकल एंड कम्युनल इश्यूज ऑफ दैट टाइम। सो ये फर्दर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। देन जो थे रिकॉर्ड्स ऑफ द रिफॉर्म ऑफिस आर वेरी यूजफुल, किस लिए? एनालिटिकली हमें स्टडी करने के लिए इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं। देखिए, आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में इनेक्ट किया गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कब से कब तक, 1920 से लेके 1937 तक जो स्लोली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जो डेवलपमेंट हो रही थी वो हमें मिल सकते हैं रिफॉर्म ऑफिस से। ये आर्काइव्स हमें रिफॉर्म ऑफिस में मिल सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि 1935 का जो एक्ट था, अ लॉट ऑफ जो चीज़ें, जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बहुत सी चीज़ें इसी से बोरो की गई थी। ओके, सो ये हो गया अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल आर्काइव्स। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो स्टेट आर्काइव्स की आती है। जो स्टेट आर्काइव्स हैं वो ऑफ कोर्स फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में होते थे, या फिर जो अर्स्ट वाइल हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो लेटर ऑन इंडिया में 1947 में जुड़े। जब हमें आज़ादी मिली सब 500 से अधिक हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या होते हैं प्रिंसली स्टेट? मतलब यहाँ पर हमारे नेटिव इंडियन राजा रूल करते थे, और ये 500 से ज़्यादा थे। तो जब 1947 में हमें आज़ादी ब्रिटिशर्स से मिल गई तो हमें इन सभी जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंडिया में इनकॉर्पोरेशन किया, इंटीग्रेशन हुआ और वो इंडिया में जुड़ गए। फिर जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स के अलावा, वो एक अलग आर्काइव्स थे। एंड इन सब के अलावा जो इंडियन पावर्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया था, फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर के किंगडम की बात करें जो खालसा दरबार भी कहलाता था वो, या फिर एक अनदर इम्पॉर्टेंट कलेक्शन हमें मिलता है मराठास के ज़रिए जो कहलाता था पेशवा दफ्तर। ऑफ कोर्स ये कहाँ पर होगा? पुणे में होगा, महाराष्ट्र में। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स थे, ये जो सारे निजी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे, ये स्टेट्स के ज़रिए होते थे। फॉर एग्जांपल पेशवा दफ्तर अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, खालसा दरबार अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। सो इट वॉज द फॉर्म्स द मोस्ट वैल्यूएबल सिंगल सोर्स, अगर हम पेशवा दफ्तर की बात करें तो मराठा हिस्ट्री को जानने के लिए। एंड ये ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक की इंफॉर्मेशन हमें देता है। जस्ट बिफोर
थोड़े वक्त पहले तक जब पेशवास का फॉल शुरू हुआ। और अगर हमें प्रिंसली स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, उनके आर्काइव्स को देखना है, सो स्टेट वाइज जो है आर्काइव्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें राजस्थान के डिफरेंट प्रिंसली स्टेट यानी राजा, छोटी छोटी जो राजा थे और जो उनके स्टेट्स थे उनके बारे में जानना है, सो अगर वो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर के बारे में कुछ भी जानना है तो ऑफकोर्स स्टेट आर्काइव्स हमें कहाँ का देखना पड़ेगा, राजस्थान का। सिमिलरली ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में, जो कि बीकानेर में है। और अगर हमें डोगरा रूल जो कि कश्मीर में था, जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बारे में कुछ जानना है, सो हमें जो पेपर्स हैं वो जम्मू में मिलेंगे। ऐसा ही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और उसके डिफरेंट प्रिंसली स्टेट जो कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर रेवा, सो ये सारे हमें एमपी में मिलते हैं। और अगर हम हमारे साउथ इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि ट्रेवनकोर हो गया या कोचिन जो कि केरला में है, या फिर मैसूर जो कि कर्नाटका में है, और जैसा कि हमने देखा कोल्हापुर जो कि पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है। सो ये सब स्टेट वाइज हैं और पर्टिकुलर स्टेट के उनके अकॉर्डिंग जो से डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पर हमें आर्काइव्स मिल जाएंगे। अब थर्ड टाइप आता है आर्काइव्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज। कितने प्रेसिडेंसीज हैं? 3 प्रेसिडेंसीज। तो व्हाट आर द 3 प्रेसिडेंसीज? एक तो है बंगाल प्रेसिडेंसी, देन कम्स मद्रास प्रेसिडेंसी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसीज हैं, 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। फोर्ट विलियम बहुत ही फेमस फोर्ट है जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। ये जो था, यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स रखे गए थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, ये सैक ऑफ कलकत्ता जब हुआ 1756 में, जस्ट वहाँ पर सारे रिकॉर्ड लॉस हो गए। ओके, सो जो बहुत ही अर्ली, बहुत ही पहले के रिकॉर्ड्स हैं बंगाल के, वो सैक ऑफ कलकत्ता के दौरान लॉस हो गए। बट जो बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्काइव्स है आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री ऑफ प्लासे, यानी हम बात कर रहे हैं 1757 के बाद, 56 में लॉस हो गए, बट जब 57 के बाद से यानी प्लासे के बाद से मोर और लेस जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट सीरीज में अवेलेबल हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, और कुछ जो है स्टेट आर्काइव जैसा कि हमने देखा। और अगर हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो कहाँ होगा स्टेट आर्काइव? ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल में होगा। सो वो सेंटर और स्टेट दोनों के दरमियान जो हमें बंगाल के आर्काइव्स मिल जाते हैं, सेंटर और देन उनका खुद का स्टेट बंगाल। और इसके साथ अगर हम हमारी सेकेंड प्रेसिडेंसी की बात करें, दैट इज़ द मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके जो रिकॉर्ड्स है 1670 से लेकर बहुत सी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ फोर्ट में रखे हैं। विच फोर्ट में? तो जैसे कि बंगाल का इंपॉर्टेंट फोर्ट था फोर्ट विलियम, सिमिलरली मद्रास का है सेंट जॉर्ज। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट विलियम। इन दीज रिकॉर्ड देयर इज प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स किसके बारे में है इंफॉर्मेशन? हमें मिलती है राइज एंड फॉल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मद्रास के रिकॉर्ड हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली बताते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स की राइज और फॉल हुई, वो कैसे एक पॉलिटिकल पावर बने और कैसे उन्होंने साउथ और डेक्कन में अपनी पावर बढ़ाई। और डेक्कन में उनके लिए एक बहुत बड़ा राइवल हमेशा से रहा है फ्रांस, दैट इज़ फ्रेंच। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे उनकी 3 वॉर्स हुई हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, जिसे हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। ओके, सो 3 कार्नेटिक वॉर्स हैव बीन टेकन प्लेस फ्रांस और ब्रिटिशर्स के दरमियान, जिसमें अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीते थे। एंड द इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर इंडियन पावर्स, ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ फ्रांस के साथ मुठभेड़ थी, बल्कि जो हमारे इंडियन रूलर्स भी थे डेक्कन के, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ बहुत ही खींचातानी हुई थी। जैसे कि उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, ये भी एक सदर्न स्टेट था, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। मैसूर और ब्रिटिशर्स के दरमियान भी 4 बार बैटल हुई थी।
जिसे हम एंग्लो मैसूर वॉर्स का कहते हैं। देन थर्ड प्रेसिडेंसी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो इक्वल नहीं है आज के मुंबई सिटी से, अगर हम ज्योग्राफिकली बात कर रहे हैं तो। जब हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वेस्टर्न इंडिया, दैट मीन्स उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, बल्कि कन्नड़ा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट भी उसमें शामिल थे। सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था वेस्टर्न इंडिया और एक बहुत बड़ा पार्ट था। आज का मुंबई सिटी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ज्योग्राफिकली सेम नहीं है। ओके देन जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर अदर पावर्स भी थी, अदर यूरोपियन पावर्स भी थी। सो वो कौन थी? हमने देखा पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच और डेन्स थी। बट उन्होंने क्या किया? तो जो पोर्चुगीज़ हैं उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मोस्टली गोवा में मिलते हैं, क्योंकि गोवा उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। एंड जो है वो मेनली बिलोंग करते हैं 1700 से 1900 के दरमियान के, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्चुगीज पोजेशंस है इंडिया में। और ये मोस्टली हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? तो ऑफकोर्स उनके ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हमें ज़्यादा पता चलता है। और क्या डिफरेंट रीजन्स थे? तो जो था लिस्बन और गोवा जो उनका इंडिया में हेडक्वार्टर था, और जो लिस्बन पोर्चुगीज़ का पुर्तगाल में मेन एरिया था। सो इनके दरमियान जो ट्रेडिंग होती थी उसके हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं, डिस्पैच यानी जो रसीद थी वो मिलती है, और पुर्तगाल और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, उनके हिस्टोरिकल मटेरियल के बारे में पता चलता है। देन सेकेंड यूरोपियन पावर्स जो थे डच। सो इनके जो हेडक्वार्टर इंडिया में था वो था कोचिन। सो ये उनका मेन एरिया है जहाँ पे हमें आर्काइव्स मिलते हैं, साथ ही साथ मलाबार भी। और ये कहाँ पर स्टोर किए गए हैं? तो आज के मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में हमें ये मिलेंगे। चिनसूरा इन द स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा सदर्न इंडिया है जब वो लिटिल बिट अप वी कैन फाइंड वेस्ट बंगाल। सो कुछ एरियाज जो हैं, कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में भी अवेलेबल हैं। ऑफ हुम हम बात कर रहे हैं डच की। देन अगर हम देखें ब्रिटेन के बाद जो सेकंड पावरफुल यूरोपियन इंडिया में रहे वो थे फ्रेंच, जिन्होंने उनसे सबसे ज़्यादा लड़ाई भी की। इनके जो आर्काइव्स हैं वो हमें मिलते हैं चंदन नगर में और पौंडीचेरी में, जो कि हम पुडुचेरी भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो फ्रेंच के साथ हुई वो ये था कि वो जाने से पहले उनके बहुत सारे जो आर्काइव्स हैं वो पेरिस भेज चुके थे। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। ओके उनका सेंटर है। तो वो इंडिया से जाने से पहले उनकी जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट्स कर लिए थे और उनके आर्काइव्स पेरिस जा चुके थे। सिमिलरली जो डेनिश है यानी जो डेन्स थे उनकी भी जो बहुत सारी पोजेशंस थी वो ऑलरेडी कोपनहेगन, अगेन उनका सेंटर, वहाँ पर भेज दी गई थी। ओके ईस्ट इंडिया एंड द रिमेनिंग डेनिश रिकॉर्ड्स, जो कुछ डेनिश रिकॉर्ड्स मतलब बच गए हैं, वो मेनली जो है वो ट्रेनक्यूबर के बारे में है। वो है हमारे पास, जो कि मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में अवेलेबल है। ओके सो जो फ्रांस है और जो डेन्स हैं, डेनिश लोग हैं, उनके मोस्टली जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके सेंटर भेज दिए गए थे, बट स्टिल वी हैव सम रिकॉर्ड्स। देन उसके बाद अलग कैटेगरी एक जो आती है वो है जुडिशियल रिकॉर्ड्स की। ये रखा गया है मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में। और जो सेंट फोर्ट, जो हमारा फोर्ट था सेंट जॉर्ज, उसके बारे में हमें 1689 से और उसके अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्काइव्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। ये प्री प्लासे एरा के रिकॉर्ड्स हैं जो हमें मेयर्स की कोर्ट में मिलते हैं, अगेन फोर्ट विलियम्स में। सो जब हम फोर्ट विलियम कह रहे हैं, ओके वहाँ पर क्या हो गए हैं? लॉस हो गए हैं। जब हम फोर्ट विलियम की बात कर रहे हैं मीन्स हम किस एरिया की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं हम, राइट? और जब हम सेंट जॉर्ज की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मद्रास प्रेसिडेंसी। सो बंगाल प्रेसिडेंसी में जैसा कि हमने देखा था कि जो 1757 से पहले यानी प्री प्लासे एरा के जो रिकॉर्ड्स हैं वो लॉस हो गए हैं। 1757 और 73 यानी प्लासे से 73 तक के जो रिकॉर्ड हैं वो अच्छे से मेंटेन्ड है कैलकाटा हाई कोर्ट में।
ओके, और कुछ रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल में भी प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं। मोस्टली जो सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बॉम्बे की बात करेंगे तो ये मेयर्स कोर्ट एट बॉम्बे में 1728 के बाद से अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है, और महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड ऑफिस में सारे हमें प्रॉपर कस्टडी में मिलते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स हमें सुप्रीम कोर्ट में भी मेंटेन्ड आर्काइव के थ्रू मिल जाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम कंटेनिंग द प्रोसीडिंग एंड मिनट्स, मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं था कि क्या हुआ कोर्ट में और कैसे किस वक्त किसने क्या कहा, प्रोसीडिंग्स कैसी चली, इसके अलावा भी जो ये रिकॉर्ड्स हैं, जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, अदालत के रिकॉर्ड्स हैं, हमें उस वक्त के विल्स, जो लोग अपनी विल बनाते थे या फिर जो उनके प्रोबेट्स होते थे या फिर जो लेटर लिखे जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन को या एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ के लिए? तो जीनियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए, जानने के लिए कि लोगों की जीनियोलॉजी का क्या लिंकेज है, और हमें ये इन्वेस्टिगेट करने में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और इसके साथ जुडिशरी में जो विल्स वगैरह बनती थी या फिर जो प्रोबेट्स होते थे, उसके ज़रिए हमें उस वक्त की इकोनॉमिक कंडीशन रिस्पेक्टिव रीजन्स के अकॉर्डिंग, अगर हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ के जुडिशियल रिकॉर्ड्स के ज़रिए हमें वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता चलता था। देन कम्स अनदर कैटेगरी, दैट इज़ द पब्लिश्ड आर्काइव्स। वो आर्काइव जो पब्लिश होकर पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, ओके, यानी ये सबके हासिल में है, ये एनीवन कैन रीड अबाउट इट। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्काइवल पब्लिकेशंस के हैं वो है पार्लियामेंट्री पेपर्स, ओके, किसी भी पार्लियामेंट के जो पेपर्स होते हैं, जो बहुत ही में मैनी एक्सर्प्स मौजूद हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी हमें बताते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ही बताते हैं अंडर द क्राउन। यानी जब 1857 के बाद क्राउन ने टेक ओवर कर लिया या फिर उससे पहले जब ईआईसी थी, तो कैसे उनकी वर्किंग थी, वो कैसे प्रोसीड करते थे, क्या चीज़ें किस चीज़ पर अमल किया जाता था, ये सब हमें पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के ज़रिए पता चलता है। बहुत सारी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स हैं, डिफरेंट कमेटीज़ की रिपोर्ट है, रॉयल कमीशन जो तैनात किए जाते थे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर। फॉर एग्जांपल एक बार जब सूखा पड़ा था, फैमिन था, फैमिन ऑफ बंगाल पे एक रॉयल कमीशन बैठाई गई थी। देन वो डिफरेंट कमेटीज़ यानी हंटर्स कमीशन और ऐसे बहुत से डिफरेंट कमीशंस बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल व्हेन साइमन, जब साइमन भारत आए थे, जिससे हम गो बैक साइमन का नारा जहाँ से शुरू हुआ, वो भी एक कमेटी और कमीशन के थ्रू आए थे इंडिया में ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करने। और ये जो कमीशन और कमेटीज़ होती थी वो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर होती थी। कभी वो एजुकेशन पर हो सकती थी या फिर हमारे कुछ सिविल रिफॉर्म्स करने हैं, कुछ हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म लाना है, या फिर जैसे कि मैंने फेमिन की बात की, अगर कोई आपदा आ गई है तो उस पर क्या हालात है, क्यों ऐसा हुआ और उसके क्या रीजंस हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए उसे बेटर करने के लिए, वो हो सकता है। सो ये सब जो है हमें पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी हमें मिलती थी। सो ये सब जो था इंडियन एम्पायर के बारे में हमें बहुत कुछ बताता था ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम। और ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के थ्रू भी, कुछ वीकली गेजेट यानी हफ्तावारी कुछ छपे जाते थे उसके ज़रिए भी मिल सकती हैं। और ये बोथ लेवल पे हमें मिलती है, सरकार में सेंट्रल लेवल पर भी मिलती हैं और इलाकाई तौर पर प्रोविंशियल लेवल पर भी मिल जाती हैं। और इसके ज़रिए हम उस वक्त के लॉ और रेगुलेशन के बारे में भी जान सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमें जानने के लिए और हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए। सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बट